ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। रिसेंटली देर आर सम सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ mRNA टेक्नोलॉजी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग mRNA। तो mRNA क्या रहता है इसके बारे में पूछा गया। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द वन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ अ जीन। दूसरा बोल रहा है इट कैन हेल्प रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट एंड इट कैन बी यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्योंकि आरएनए में जीन्स ही रहते हैं तो उसके लिए तो यूज किया जा सकता है। इट कैन हेल्प रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। जो आरएनए वैक्सीन वगैरह रहते हैं तो ये काफी फायदेमंद है और आरएनए से हम रिड्यूस होता है टाइम और कॉस्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, तो ये भी सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। आरएनए जो मॉलिक्यूल रहता है हमारा इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये सही स्टेटमेंट है। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह जो प्रोसेस रहता है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के दो स्ट्रैंड अनवाइंड होते हैं और एक स्ट्रैंड कॉपी होता है एमआरएनए पे। एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, वो डीएनए की कॉपी करता है और न्यूक्लियस के बाहर लेकर आएगा और फिर न्यूक्लियस के बाहर जब आता है तो राइबोसोम के ऊपर फिर अलग से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ये सारी चीजें होती है। ओके, तो आंसर आएगा डी। आवाज कैसा है अभी, ठीक है आवाज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रिगार्डिंग सेमी evergreen फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। दिस फॉरेस्ट हैव मिक्सचर ऑफ evergreen एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। सेमी evergreen बोला है तो नाम से ही समझ में आएगा evergreen रहेंगे और कुछ मॉइस्ट डेसिडुअस। और ये कहाँ पर रहेंगे? अंडमान, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि इवर सेमी एवरग्रीन पानी ज्यादा लगता है। इवरग्रीन को सेमी एवरग्रीन इवरग्रीन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए। ओके, तो ऐसा रेनफॉल अंडमान में, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है। थर्ड, रेनफॉल 200 to 250, इट इज करेक्ट। एंड ऑर्चिड, कदम, लॉरेल, व्हाइट सेडार, हिलॉक आर द मेन स्पेशीज। तो ये भी सही है, तो आंसर आएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस सेमी एवरग्रीन के कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाज इन द न्यूज, इट इज हेडेड बाय। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो इसका हेड कौन रहता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड्स दिस नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। ऐसे एक रहती है हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरमैन कौन रहता है? कोई बताओ मुझको। प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन रहता है। ओके, ये भी ऐसी एक बॉडी है नेशनल क्राइसिस टाइम में ये काम करती है। ओके, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये एक हिसाब से सबसे आसान क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर बस हमको क्या करना है पता है? ऑप्शन देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अगर एक हम इलिमिनेट कर पाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमको क्या करना है, बस एग्जामिनर के माइंड में चले जाओ। ओके, और देखो कि वो कौन से वर्ड पे हमको ट्रैप कर सकता है। ऐसा वर्ड ढूंढ के निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 पढ़ो। ब्रिंगिंग 25% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। हम बार बार पढ़ते हैं कितना टारगेट है हमारा फॉरेस्ट कवर, कितना रहना चाहिए मिनिमम? हम हमेशा सुनते हैं 33%, 1/3 जो है वो टारगेट है हमारा एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो वो 25 बोला है, सो इट इज रॉन्ग। और बाकी का 2 और 3 सही है। अगर एक भी रॉन्ग स्टेटमेंट आपने ढूंढ लिया तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, एक एक को इलिमिनेट कर दो तो ऑप्शन एक ही बचता है, बी बचेगा। 2 और 3, बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ ध्यान से देखना कि कहां पर रॉन्ग फ्रेज यूज किया है, वो अगर इलिमिनेट कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पी वेव्स और एस वेव्स, इनके बारे में दिया है। एस वेव्स ट्रेवल मच फास्टर देन पी वेव्स और अनलाइक पी वेव्स एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। ये हमने देखा था अपने एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी जब हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें था। ये अर्थक्वेक वेव्स हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। एस वेव ट्रैवल मच फास्टर देन पी वेव्स, ऐसा नहीं है। पी वेव्स की स्पीड ज्यादा रहती है एस वेव्स से। सेकंड, अनलाइक पी वेव्स एस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल। तो ये भी गलत है। पी वेव्स ट्रैवल करते हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड से और एस वेव ट्रैवल करते हैं ओनली थ्रू सॉलिड।
सो नॉट करेक्ट बोला है, ये भी ध्यान देना, नॉट करेक्ट। जब भी नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो नॉट को क्या कर दो, एक गोला कर दो उसके ऊपर, ताकि आपके जहन में से वो चीज चली ना जाए। ओके, उसको गोला कर दो, आपके आंख के सामने रहेगा। और नॉट करेक्ट बोला है तो दोनों भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2। इसके बाद ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स? सिर्फ, फिजॉर्ड, हॉर्न्स, स्टैक। ओके, सिर्फ, फिजॉर्ड ये दोनों तो है, हॉर्न का पता नहीं, पर स्टैक, स्टैक हमने पढ़ा था इसको, स्टैक, स्टम्प, क्योज, आर्च, ये सी के कंटेक्स्ट में, सी वेव का है, तो चार को निकाल दो। चार को निकाल दिए तो 1 2 1 2 3, आंसर इज 1 2 3। फिजॉर्ड, हॉर्न, ये सारे के सारे ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स हैं। ये देखो, ये डायग्राम देखो, समझ में आएगा। जो ग्लेशियर की जो वैली रहती है, हॉर्स शो शेप, उसको कहते हैं सिर्क। हॉर्न मतलब जो पीक रहता है उसको हॉर्न कहते हैं, और दो सिर के बीच में जो रिज रहती है उसको एरिटी कहते हैं। ओके, एरिटी, हॉर्न, सिर्क। और जो डिपॉजिट रहते हैं ग्लेशियर्स के उसको मोरेन कहते हैं। जो मोरेन एकदम बीचों बीच रहते हैं ग्लेशियर को, उसको मेडियल मोरेन कहते हैं। और जो साइड से फ्लो करते हैं उसको लैटरल मोरेन। मेडियल मोरेन, लैटरल मोरेन। ओके, और एक डायग्राम देखो। फिर आखिरी में क्या होता है, ये जो मोरेन से डिपॉजिट होते हैं और इससे दूसरे फीचर्स तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर ड्रमलिन फील्ड दिया है, ये एक के बास्केट जैसी रहती है। ये मतलब मोरेन जो ग्लेशियर के डिपॉजिट है वो जमा होके ये बनता है, इसलिए इसको बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी कहते हैं। ओके, इसी तरीके से जो टर्मिनल मोरेन, जब मोरेन फाइनली जब डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियर में, उसको एंड मोरेन या टर्मिनल मोरेन कहते हैं। ओके, और जो लेक रहते हैं यहाँ पर उसको केटल लेक कहते हैं। ओके, तो ये ग्लेशियर के फीचर्स हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन नदर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस एन एक्सेसिव कोल्ड कंपेयर टू सदर्न इंडिया, व्हाई? नॉर्थ साइड में ज्यादा कोल्ड है कंपेयर टू साउथ, व्हाई? तो देखो क्या रहता है, नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, जो कोस्टल रीजन्स रहते हैं ना, वहां पे क्या रहता है, टेम्परेचर ज्यादा कम भी नहीं रहता, ज्यादा ज्यादा भी नहीं रहता, क्योंकि बाजू में ओशन है, और ओशन की वजह से मॉडरेशन इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो ओशन से जो ब्रीजेस आते हैं उससे कूल हो जाता है। टेम्परेचर अगर कम हो गया तो ओशन से जो विंड्स आएंगे, ओशन वो स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, तो मतलब टेम्परेचर मॉडरेट रहता है कोस्टल रीजन में। तो साउथ इंडिया क्या है, तीनों साइड से कोस्टल है, इसलिए वहां पर एक्सेसिव कोल्ड नहीं रहता है। इसके उल्टा नॉर्थ साइड में क्या रहता है, कॉन्टिनेंटल टाइप, मतलब एकदम बीचों बीच है कॉन्टिनेंट के, सी से दूर है, सी से दूर रहना होता है कॉन्टिनेंटल। सेकंड, स्नोफॉल होता है हिमालय रीजन्स में, और इससे कोल्ड वेव सिचुएशन तैयार होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट, कोल्ड विंड्स ब्लोन फ्रॉम द कैस्पियन सी टू द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया। जो कोल्ड विंड्स हैं ये आते हैं कैस्पियन सी से टू द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह हम कहते हैं इसको। ओके, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, नॉर्थ साइड में कोल्ड टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ओके, इसलिए आंसर आएंगे इसका 1 2 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लाइमेटिक रीजन पे है। अब इसको पढ़ लो, पहले ऑप्शन पढ़ लो, जब भी पैसेज आए तो पहला काम क्या है, ऑप्शन पढ़ लेने का। लॉरिशियन, साइबेरियन, ब्रिटिश और चाइना। और ऊपर पढ़ लो, प्रिसिपिटेशन इन दिस क्लाइमेट टाइप इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और समर में मैक्सिमम रेनफॉल है। एनुअल टेम्परेचर रेंज ज्यादा है। एनुअल टेम्परेचर रेंज ज्यादा है मतलब कॉन्टिनेंटल है, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में नहीं, कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में है। दिस क्लाइमेटिक टाइप इज absent इन सदर्न हेमिस्फीयर। लुमरिंग इज मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। लुमरिंग अगर बोल रहा है और कॉन्टिनेंटल तो साइबेरियन आएगा। लॉरिशियन में भी लुमरिंग होती है लेकिन वो ईस्टर्न साइड में रहता है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट वेस्टर्न टाइप में, वेस्टर्न साइड में। और चाइना भी ईस्टर्न साइड में। मैप देखे तो समझ में आएगा। ये वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ओके, इक्वेटर 0 to 10। इसके बाद देखो, मानसून, सूडान, हॉट डेजर्ट। जो बीच वाला पार्ट रहता है उसको कॉन्टिनेंटल कहते हैं, जैसा सूडान है, उसके ऊपर स्टेपी है, उसके ऊपर साइबेरियन। साइबेरियन में लुमरिंग ज्यादा होती है,
ओके, क्योंकि वहां पे क्या है, सॉफ्ट वुड आता है और ग्लेशियर्स भी है वहां पे, जो वुड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अ, हालांकि ट्रीज ज्यादा रहते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, पर इक्वेटोरियल रीजन में एक टाइप के वुड नहीं रहते, डिफरेंट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज हार्ड वुड है, और हार्ड वुड वाटर से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसलिए लुमरिंग उतना डेवलप नहीं है इक्वेटर रीजन में। ओके, ये क्लाइमेटिक रीजन अच्छे से पढ़ना है, और इसको मतलब ये डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करना है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है ये वाला जो मैप है सॉइल टाइप है इंडिया के। ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा जो सॉइल टाइप है वो एलिवियल है, अराउंड 40% एलिवियल है। एलिवियल के बाद रेड सॉइल आता है। रेड सॉइल देखो ठीक से, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे रीजन में रेड सॉइल है। और अगर ब्लैक सॉइल की अगर बात करते हैं, तो डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलती है। डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, ये रीजन में। और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो अपर पार्ट है, वहां पर लैटेराइट सॉइल मिलती है, क्योंकि वो हाई एलिवेशन भी है, और दूसरा ये बारिश भी ज्यादा होता है, इसलिए इसकी वजह से लीचिंग होता है और एसिडिक सॉइल तैयार होती है, जिसको हम लैटेराइट सॉइल कहते हैं। ओके, तो यही कुछ चीजें हमको पता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सॉइल के ऊपर ही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लैक सॉइल इन इंडिया? ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? दे आर क्ले ले डीप इम्परमिएबल। क्ले लाइक है, क्ले मतलब एकदम जो फाइनर टाइप का सॉइल रहती है। इम्परमेबल मतलब ये क्या करते हैं, मॉइस्चर होल्ड करते हैं, वाटर को फ्लो होने नहीं देते। तो ब्लैक सॉइल की सबसे ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दे रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज करेक्ट। दिस सॉइल्स हैव ओनली डेवलप इन हायर एरियाज ऑफ पेनिसुला। देखो, हायर एरियाज ऑफ पेनिसुलर पे तो लैटेराइट सॉइल है, ये प्लेट्यू पे है, पेनिसुलर प्लेट्यू पे। और मिलती है पेनिसुलर प्लेट्यू पे, ज्यादा मिलती है। हायर एरियाज ऐसा कुछ खास नहीं है। दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, ये सारी चीजें वहां पर रहती है। इंडिया के सॉइल का एक ही प्रॉब्लम है, इसमें नाइट्रोजन डिफिशियंसी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वही हमारे पास कम है, इसलिए हम यूरिया फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करते हैं। किसी को कोई डाउट अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? ओके। और आवाज क्लियर आ रहा है अभी मेरा? आवाज सर ठीक ठाक वन टू है? थ्री बता दीजिए। क्या, कौन सा क्वेश्चन? वन टू थ्री नहीं बताया सर आपने, उसका स्पेल कर दीजिए एक बार। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी सॉइल के ऊपर है। इसमें क्या बोल रहा है वो, कि मतलब देखो, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस है ना, पहले ऑप्शन पढ़ लो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ो। वो बोल रहा है दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉइल जो रिवर से ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट हो रहे, तो वो एलिवियल सॉइल रहते हैं। ओके, एलिवियल सॉइल आएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिंजिंग रिप के बारे में क्वेश्चंस है। तो फ्रिंजिंग रिप देखो, ये डायग्राम से समझ में आएगा। फ्रिंजिंग रिप ये आइलैंड है, और आइलैंड को एकदम उसके कोस्ट पे ही जो रिफ आते हैं, कोरल रिफ, उसको फ्रिंजिंग रिफ कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वही बोला है। और कभी कभी क्या हो सकता है, ये रिफ और आइलैंड के बीच में लगून, छोटा सा लगून भी डेवलप हो सकता है, शैलो लगून। तो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रिंजिंग रिफ। वैसे कोरल रिफ तीन टाइप के, फ्रिंजिंग रिफ, ये बैरियर रीफ रहता है, और अटोल। बैरियर रीफ में क्या रहता है, इट्स एक्ट एज द बैरियर। जब आपको आइलैंड जाना है, आइलैंड को रीच करने में बैरियर मतलब बीच में ही तैयार होते हैं, बीच में वाटर बॉडीज आएंगी और उसके बाद आपका आइलैंड। और अटोल में क्या होता है, बीच वाला जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो जाता है, बस कोरल ही सी के ऊपर दिखते हैं, इसको अटोल कहते हैं। जैसा लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप इज एन अटोल। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मेथड्स। और बोल रहा है इसमें से किससे सॉइल इरोजन कम होगा? कॉन्टूर फ्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्लोप के अक्रॉस में फ्लोइंग करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं,
इससे क्या होता है, वाटर जो फ्लो हो रहा है स्लोप पे, हिल्स में, उसको ऑब्स्ट्रक्शंस तैयार होते हैं और सॉइल इरोजन कम हो जाता है। एक डायग्राम देखो, समझ में आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम है। ओके, ये वाली, इसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। तो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो स्लोली होता है, उतना फास्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद दूसरे जो ऑप्शंस हैं, शेल्टर बेट, मतलब जो आपका फार्म है, फार्म के बॉर्डर पे बड़े बड़े ट्रीज प्लांट करते हैं, जिससे जो विंड फ्लो हो रहा है, विंड वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है और इरोजन कम होता है। कवर क्रॉपिंग में कवर कवर सॉइल कवर वगैरह, मल्चिंग जिसको कहते हैं, ये भी अच्छी चीज है। और मिक्स्ड फार्मिंग में एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक फार्मिंग दोनों भी करते हैं। लाइव स्टॉक की वजह से ह्यूमस वगैरह बढ़ता है और वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये पांचों या पांचों चीजें से सॉइल इरोजन कम होगा। आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम डिस्कस कर लिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13। ये पूरे हमारे क्लाइमेटिक टाइप्स वगैरह है ना, उसके इमेजेस ऐड किए गए हैं। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लो, हमें इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं काफी बार। और ये जीसी लियोन के पेजेस हैं। कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट वर्ल्ड के कौन से रीजन में मिलता है, इसको बार बार देखना है, पढ़ना है। नेक्स्ट, एक विंड का डिस्क्रिप्शन दिया है और नीचे ऑप्शन है। जब भी डिस्क्रिप्शन है पहले ऑप्शन पढ़ लो। काल बैसाखी, लू, वेस्टर्ली, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बारडोली, चिला। ये क्या बोल रहा है, दे आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड, हॉट ड्राई विंड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ इंडिया। यहां पर ही आंसर आ जाएगा। हॉट और ड्राई विंड को नॉर्थ इंडिया में जो है उनको लू कहते हैं। ओके, और ये तैयार होते हैं इन द रीजन अंडर आईटीसीजेड। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड्स कैन बी फैटल। अभी ये टाइम में रहते हैं, समर में ये तैयार होते हैं, इनको लू कहते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड के बारे में क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूड हम कहते हैं 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंडिया का लॉन्गिट्यूड अगर पूछा जाए, इंडिया का कितना है लॉन्गिट्यूड? इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है? 87 समथिंग, 87 टू 60, 97। हाँ 67 to 97, याद रखना है। ये जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस रहता है, मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर, ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है, जो इंग्लैंड से जाता है, उसके ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ईस्ट में है, तो हमारा 67 डिग्री ईस्ट टू 97। और जो ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल रहता है, जो प्राइम मेरिडियन वाला जो प्लेन है उससे कितना एंगल बना रहा है, इसलिए इसको एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। longitudes are used to determine local time in relation to Greenwich Mean Time। ये तो करेक्ट है, जनरल स्टेटमेंट। 15, नदन प्लेन्स के बारे में बोला है। भाबर क्या रहता है? भाबर, तराई, भांगर, खादर, ये रिवर के साइड में ये रहते हैं लैंडफॉर्म्स। ये देखो, ये डायग्राम से समझ में आएगा। हिमालय पे आपकी रिवर ओरिजिन कर रही है, और जो हिमालय का जो फुटहिल्स है वहां पर बड़े बड़े रॉक्स हैं, इसको कहते हैं भाबर। भाबर रीजन में जो स्ट्रीम्स रहते हैं, वाटर स्ट्रीम, वो डिसअपियर हो जाते हैं, इसको जोन ऑफ डिसअपियरेंस कहते हैं। फिर इसके बाद जो रीजन आता है वो तराई रहता है, ये मार्शी ग्रासलैंड्स रहते हैं, और तराई में जो स्ट्रीम्स है फिर से रीअपियर होते हैं, वाटर स्ट्रीम्स, उसको जोन ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। फिर आगे चल के इसको ये रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। और देखो, अभी रिवर की वैली है आपकी, तो रिवर के एकदम इमीडिएट जो बाजू में जो डिपॉजिट होते हैं, एल्यूवल डिपॉजिट, उसको खादर कहते हैं। और जो ओल्ड वाले जो डिपॉजिट्स हैं रिवर्स के, एल्यूवियम के, उसको भांगर कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो फर्टाइल है वो खादर रहता है, जो एकदम इमीडिएट रिवर के बाजू में है। ओके, तो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, भाबर क्या रहता है? तो भाबर क्या है, ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट। तो देखो ऑप्शन सी, the belt where streams and rivers coming from the mountains deposits heavy material of rocks and boulder, उसको कहते हैं भाबर। भाबर पूछा, सॉरी भाबर, मैं भांगर बोल रहा था, भाबर के बारे में पूछा है। तो जो रिवर जो कैरी करती है
हेवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर, उसको भाबर कहते हैं, ये वाला भाबर, हेवी मटेरियल यहाँ पे रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब विंध्य, सातपुड़ा, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, इन सारों को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। द रीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड हैज अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। मेटामॉर्फिक मतलब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर उस पर एक्ट हुई थी, तो सही है, अर्थ के सारे पार्ट पे एक्ट हुई। सेंट्रल हाईलैंड आर हाईली डिन्यूडेड एंड फॉर्म डिसकंटिन्यूस रेंजेस। हाईली डिनोटेड मतलब इरोजन वगैरह बहुत ज्यादा हुआ है, तो सही है। एंड डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं, इसमें बहुत सारे ब्रेक्स हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, बीच में से प्लेन है। ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, और इनके बारे में हमको पूछा गया है। ओके, इसमें देखो लैपोलिथ को याद रखना। लैपोलिथ, लैप लैप मतलब बैठना, मांडी डाल के बैठने को लैप कहते हैं। तो लैप का शेप कैसा रहता है? सॉसर शेप रहता है लैप, इसलिए लैपोलिथ सॉसर शेप, ये बराबर है। लैकोलिथ जो रहता है ना वो डोम शेप है, तो इसने इसको एक्सचेंज किया है, लैकोलिथ डोम शेप, फैकोलिथ लेंस शेप। फैकोलिथ सिनक्लाइन एंटीक्लाइन ऐसा रहता है। मैं इसकी डायग्राम दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे। ओके, ये आपका है लैपोलिथ। ओके, लैपोलिथ लैप लैप शेप में रहता है, इसलिए इसको लैपोलिथ कहते हैं। ठीक है, और लैकोलिथ ये डोम शेप में रहता है आपका लैकोलिथ। और इसके बाद फैकोलिथ सिनक्लाइन एंटीक्लाइन, वो जो लेंस शेप वाला था, ये फैकोलिथ है। ओके, और जो वर्टिकल पाइप्स रहते हैं उसको डाइक कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पाइप है उसको सिल कहते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट, तो ये शेप्स याद रखना वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इन्वर्जन, ये क्या रहता है? काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है। जब जनरली क्या होता है, अर्थ के सरफेस से जैसा हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता है, पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जब हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता है। ग्राउंड पे कम टेम्परेचर है और ऊपर ज्यादा टेम्परेचर है, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर इज आइडियल कंडीशन, ये सही है। विंटर नाइट में क्या होगा, टेम्परेचर ऑलरेडी कम है और नाइट, विंटर में नाइट बड़े रहते हैं, तो क्या होगा, सरफेस से जो लैंड सरफेस है हीट हीट क्या होंगी, एक्सट्रैक्ट होंगी, इमिट होंगी ज्यादा देर तक, तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। क्लियर स्काई, अगर क्लाउड रहते हैं ना, क्लाउड क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, अगर क्लियर स्काई है तो हीट पूरी स्पेस में चले जाएंगे, और स्टील एयर है तो हीट का फ्लो फास्ट होता है। सेकंड, टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ फ्रीक्वेंट फिनोमेनन इन पोलर रीजन, क्योंकि पोलर में ग्राउंड पे क्या रहता है, आइस रहता है, फ्रोजन रहता है, तो इसलिए कभी भी वहां पे ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर कम रहता है और ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो इसलिए वहां पे कॉमन फिनोमेना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ 1 एंड 2, याद रखना टेम्परेचर इन्वर्जन। नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन मानसून कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, ये जनरल क्वेश्चन है, चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कोई डाउट है आपको इस पे तो पूछ सकते हैं। इसको रीड कर लो एक बार चारों स्टेटमेंट को। सर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्या? मानसून, ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिक पार्ट 11 ज्योग्राफी। ओके, क्लाइमेट के पार्ट में दिया है। ओके, चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, मानसून वाला चैप्टर एक बार रिविजिट कर लो, अगर आपको डिफिकल्टी है, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, या फिर अपना वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो भी है मानसून के ऊपर। ओके, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिगार्डिंग रिट्रीटिंग मानसून मतलब जब अक्टूबर नवंबर की पीरियड की बात कर रहा है, मानसून विंड जब वापस जाते हैं। लो प्रेशर ट्रफ ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड। लो प्रेशर जो है साउथवर्ड शिफ्ट होता है, ये सही है। ड्यूरिंग सीजन साइक्लोनिक एक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल डिक्रीज ड्रास्टिकली। वो पीरियड में सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में, रिट्रीटिंग मानसून में। द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लियर स्काई हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट लैंड ब्रिंग्स अक्टूबर हीट इन द रीजन। ये सही है। हाई टेम्परेचर मॉइस्ट लैंड वगैरह इस सारे से हीट बढ़ जाती है, तो इसका आंसर आएगा 1 and 3। बस टू सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट 21। पेनी प्लेन क्या रहता है बोल रहा है। देखो, जब हिल्स का इरोजन होके प्लेन बनते हैं, ओके, हिल्स इरोड होके प्लेन बनते हैं। पहले तो क्या, माउंटेन का इरोजन होके हिल्स बनेंगे, हिल्स का इरोजन होके प्लेटू बनेंगे, और प्लेटू का इरोजन होके प्लेन बनेंगे। ओके, जब अब ये इरोजन डिपेंड करता है, अगर ये इरोजन आपका मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट एयर की वजह से हो रहा है, ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर है, तो उसको हम कहते हैं पेनी प्लेन। उससे जो प्लेन बनेगा उसको कहेंगे पेनी प्लेन। मतलब ये क्या होता है, वेट कंडीशन में होता है। और अगर अरिड कंडीशन में हिल्स का इरोजन हो रहा है, उसको कहते हैं पेडी प्लेन। पेडी प्लेन में अरिड कंडीशन रहते हैं, और पेनी प्लेन के वक्त वेट कंडीशन रहते हैं। पेनल्टीमेट एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज पेनी प्लेन। आखिरी में पेनी प्लेन बनेगा बराबर। पेनी प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनडिलेटिंग सरफेस विथ रेसिडुअल कॉन्वेक्स कॉन्केव लो हिल्स। लो हिल्स मतलब छोटे हिल्स, या प्लेन भी जिसको कहेंगे। ये अनड्यूलेटिंग मतलब एक समान सरफेस रहता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स यूजुअली अकर ट्वाइस इन अ मंथ। ओके, देखो दो टाइप के टाइड्स रहते हैं, स्प्रिंग और निप, याद रखना। स्प्रिंग और निप। तो स्प्रिंग कब रहता है, जब सन और मून एक लाइन में रहते हैं, दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी ज्यादा होंगी, और जो हाई टाइड होंगी वो ऐसे बड़ी हाई टाइड आएंगी। ओके, उसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ओके, तो ऐसे कंडीशन में स्प्रिंग टाइड होता है। ऐसा दो बार होता है, ऑकर ट्वाइस, क्योंकि जो मून का रोटेशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन पीरियड अर्थ के आसपास का, वो 27 डेज है। तो इसलिए वो क्या होगा, 27 दिन में एक बार डायरेक्टली आएगा, और एक बार मतलब ये अपोजिट साइड पे आएगा। जब भी अपोजिट साइड पे रहेगा तो मतलब उसके एकदम एग्जैक्ट अपोजिट में भी स्प्रिंग टाइड रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। तो इट इज करेक्ट। और क्या पूछा है उसने, एन एरिया हैज एन डायूरिनल टाइडल साइकिल इफ इट एक्सपीरियंसेस आइदर वन हाई और वन लो टाइड एवरी लूनर डे। अगर एक हाई और एक लो टाइड आ रही है तो उसको डायूरिनल टाइडल साइकिल कहते हैं, ये सही है। द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड फ्लो। जब वाटर लेवल फॉल होता है ना, उसको एब कहते हैं। ओके, और जब वाटर लेवल तुम्हारा राइज होता है ओशन में, उसको फ्लो कहते हैं। एब मतलब कम होना, फ्लो मतलब बढ़ना। ओके, याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, इसकी इमेज देख लिए तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता था, पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझको ड्रॉ करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक रिवर है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम चेमयंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा अपना। चेमडुंगयांग ग्लेशियर मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर आएंगे। ओके, क्योंकि गंगा तो ओरिजिन होती है गंगोत्री से। हुगली क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तिस्ता, तिस्ता रिवर ये झेमो ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। तो ये जो मेन रिवर्स हैं, इनके ग्लेशियर्स हमको पता रहना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर इमेजेस भी ऐड किया हूं मैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। ये हम डिस्कस भी किए हैं। ये इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस रिवर और उसके मेजर रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ओके, इंडस जो ओरिजिन होती है बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। झेलम
वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिन होती है और श्रीनगर से जाती है। फेमस दाल लेक इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर। जो चिनाब रिवर है ये चंद्रा और भागा ये दो स्ट्रीम से तैयार होती है और इट ओरिजिनेट नियर बारा लाचाला पास। रावी और बियास ये दोनों रिवर रोहतंग पास के पास ओरिजिन होते हैं और जो सतलज है ये राकास लेक के पास ओरिजिन होती है। ओके, इसके बाद ये गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा गंगा की ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसमें इमेजिन करो आप खड़े हो, उस डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहेगा उसको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहते हैं और राइट हैंड साइड में जो ट्रिब्यूटरीज रहेंगे उसको राइट हैंड कहते हैं। ओके, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये लेफ्ट बैंक है और राइट बैंक में यमुना, सोन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यमुना अपने आप में एक बड़ी रिवर है। ओके, ये यमुना रिवर है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है। केन, बेटवा, सिंध, चंबल। चंबल के भी ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध और बनास। काली सिंध एंड बनास आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल। केन, बेटवा, सिंध, काली सिंध और बनास। ओके, याद रखना इसको। ये यमुना हो गया। यमुना के बाद ये हमारे पेनिसुलर रिवर्स हैं। सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, वंशाधारा, गोदावरी, मूसी, पेन्नेरू और कावेरी वैगई। गोदावरी याद रखना, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन और साउथ की सबसे बड़ी रिवर है। गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा ये तीनों जब मर्ज होते हैं इनको प्राणहिता कहते हैं। ओके, और इसके बाद देखो हाँ, सुवर्ण रेखा रिवर ये बॉर्डर डिस्प्यूट है वेस्ट बंगाल और ओडिशा में इसको लेकर। वंशाधारा रिवर इसको लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन आंध्रा एंड ओडिशा। ओके, दोनों के बॉर्डर पे है। और कावेरी का तो हमको पता ही है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक ये तीनों के बीच में इसका डिस्प्यूट है। ओके, ये हो गई। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर ये ओरिजिन होती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर और फिर इंडिया में आती है। यहाँ पे चाइना में एक नामचा बरवा नाम की साइट है, वहां से टर्न लेती है और इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग, दो नाम है दिहांग और सियांग ये दो नाम है। बाद में ये आसाम में आती है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। फिर ये बांग्लादेश जाएंगे। ओके, इसके ट्रिब्यूटरीज देखो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सुबानसेरी, कामेंग, मानस, संकोश, तोरसा, तिस्ता। तिस्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिस्ता ये जेमू ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, सिक्किम में इसका ओरिजिन होता है। तिस्ता की अपनी ट्रिब्यूटरी भी है जिसको रंगीत कहते हैं। अब लेफ्ट बैंक, राइट बैंक देख लिया। अब लेफ्ट बैंक देखो, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली ये सारे इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र हैं। ओके, इसके बाद देखो और क्या है। हाँ, नर्मदा रिवर। नर्मदा सॉरी, अब इसके बाद जो है पेनिसुलर प्लेटू पे के रिवर्स जो वेस्टर्न फ्लोइंग है। ओके, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इसमें साबरमती, माही। ओके, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, दमनगंगा, पिंजाल, उल्लास, जोआरी, मांडवी, शरावती, काली, पोन्नानी, पेरियार ये सारे के सारे रिवर्स क्या हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इंडिया की है नर्मदा। ओके, नर्मदा जाती है फ्लोज थ्रू बिटवीन विंध्य एंड सातपुड़ा। विंध्य एंड सातपुड़ा दिस आर द ब्लॉक माउंटेन्स और दोनों के बीच में रिफ्ट वैली है और ये रिफ्ट वैली से आपके जाएंगे रिवर नर्मदा। याद रखना, साबरमती, माही। साबरमती के कोस्ट पे अहमदाबाद है, माही के कोस्ट पे वडोदरा है, नर्मदा के एंड पे भड़ोच है और तापी के एंड पे सूरत है। ओके, नर्मदा का लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। और सातपुड़ा फ्लोज थ्रू द साउथ ऑफ तापी फ्लोज साउथ ऑफ सातपुड़ा। इट्स ओरिजिनेट इन महादेव हिल्स और नर्मदा ओरिजिन होता है अमरकंटक हिल्स। ओके, अमरकंटक हिल से और एक रिवर का ओरिजिन होता है, उसका नाम कोई बताएगा मुझको? यहाँ से सोन रिवर। ये सोन रिवर है और ये जाकर मिलती है
गंगा को। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। इसको रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। एक प्लेट्यू से बहुत सारे रिवर्स निकल रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रिवर सिस्टम हमने देख लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे 24, 23 तक तो हमने देख लिया ना। हाँ, 23 तक तो हो गया था हमारा। 24, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, recent studies have revealed that air pollutant find 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके बारे में दिया है। देखो, combustion of fossil fuel is a major source of nitrogen dioxide। सही है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से ये इमिट होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें 8 इंडिकेटर्स हैं टोटल और उसमें नॉक्स एक है। इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू एसिड रेन रहते हैं। HNO3 और H2SO4। ओके, सो आंसर इसका ऑल ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोपन स्कीम के बारे में, क्लाइमेट और एरिया। कोपन स्कीम एक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। ओके, तो इसमें पूछा गया है मानसून विद ड्राई समर। देखो, इसको एएस बताते हैं। एएस सिंबल है। जनरली जो ट्रॉपिकल रीजन है उसको ए से दिखाते हैं, टेम्परेट रीजन को बी से दिखाते हैं। तो ए और उसका सब टाइप ड्राई समर, मतलब समर में यहाँ पे बारिश नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये पैरेलल ब्लो होते हैं कोरोमंडल कॉस्ट को, इसलिए वहां पे साउथ वेस्ट मानसून नहीं होता है। बट जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तब वहां पे रेनफॉल होता है, इसलिए उसको मानसून विद ड्राई समर कहते हैं। ट्रॉपिकल सेवाना, ये दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, पेनिनसुलर प्लेटो, ये सारा जो रीजन है इसको सवाना, ट्रॉपिकल सेवाना कहते हैं। और पोलर, पोलर मतलब एकदम कोल्ड रीजन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पोलर टाइप में आता है। ओके, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये एनसीईआरटी में दिया गया है ये पूरे टाइप। ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से पढ़ लो। 11th के एनसीईआरटी में साथ में मैप भी दिया गया है, पोलर टाइप वगैरह ये सब। ये मैप को आप ध्यान से देखना, इसको पढ़ो एक दो बार, आपको समझ में आएगा कौन सा क्लाइमेटिक रीजन कहां पर है। ओके, 25 हो गया। 26, मैच द पेयर्स। जनरली मैच द पेयर्स में या सेंटेंस में क्या करता है, वो स्विच करता है। स्टेटमेंट 1 का जो डेफिनेशन है 2 में देगा, 2 के पेयर में, और 2 का डेफिनेशन 1 के पेयर में देगा। इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो, काफी आसान हो जाता है अगर आप इसको अगर डिटेक्ट कर पाते हो तो। यहाँ पे दो चीजें हैं, इल्यूविएशन और इल्यूविएशन, तो स्पेलिंग डिफरेंसेस है। तो इल्यूविएशन जो है 1 नंबर का, उसका आंसर है डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट बाय वाटर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूवमेंट हो रहा है सॉइल के कंपोनेंट, मिनरल्स का, फ्रॉम अपर लेयर टू बॉटम लेयर। और इलिविएशन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉइल मटेरियल इन लोअर लेयर। लोअर लेयर में उसका जमा होना, जमा अगर हो रहे हैं तो उसको इलिविएशन। तो ये है। और थर्ड, डिसिल्केशन, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल, ये करेक्ट है। तो आंसर आएगा हमारा डी। ओके, 26 आंसर इज डी। 27, हिल्स दिए हैं और क्या बोल रहे हैं, ईस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकाउंटर्ड बाय देम। तो ईस्टर्न घाट्स के हिल पूछा है, कौन से हैं, जावड़ी, गर्जहाट, शिरोमलाई, श्योराय। तो इसका आंसर है 1, 3, 4। क्योंकि ये पूछ रहा है अगर एक पर्सन आंध्रा से तमिलनाडु जाता है तो कौन से हिल्स उसको इनकाउंटर करेंगे। और जो गर्जहाट हिल्स है ये ओडिशा में, इट इज ऑल्सो इन ईस्टर्न घाट बट इन ओडिशा। ओके, ये हिल्स का जो नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है, इसका याद रखने का एक निमोनिक है, श्री जय प्रकाश नारायण, शेवराय, जावड़ी, पलकोंडा, नल्ला मल्ला। ये ईस्टर्न घाट्स के हिल हैं। मैप दिखाता हूं, समझ में आएगा। ईस्टर्न घाट ये पूरे हिल्स हैं, तो ये पूरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, शेवराई, जावड़ी, पलकोंडा, नल्ला मल्ला,
अब आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हो, साउथ से नॉर्थ, तो उनका सीक्वेंस क्या है? श्री, जय, प्रकाश, नारायण। एस फॉर शिवराय, जे फॉर जौड़ी, पी फॉर पलकोंडा, एन फॉर नल्ला मल्ला। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड फ्लो। मड फ्लो मतलब क्या होता है? सॉइल है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, वाटर है, और उससे क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड हो रही है, वो स्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड हो रही है उसको, उससे, तो उसको कहते हैं मड फ्लो। स्लीप, तो ये क्या होता है? कंडीशंस कौन से प्रमोट करते हैं मड फ्लो को? स्टीप और वर्टिकल स्लोप, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्लोप जितना ज्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात है। प्रेजेंस ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑन द अपर सरफेस, मतलब लूज पार्टिकल्स हैं, ये भी अच्छी बात है। इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ सफिशिएंट वाटर, ये भी सही है। इंटरमिटेंट, कभी कभी आना चाहिए, हमेशा ही आएगा तो वो उससे लैंडस्लाइड नहीं होता है, वो रिवर वगैरह बन जाएंगे वहां पे। ओके। अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, तो ये भी अच्छी बात है। वेजिटेशन अगर रहा ना तो ट्री के रूट्स क्या करते हैं? सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं, बट अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन रहा तो सॉइल पार्टिकल लूज हो जाते हैं। सो चारों के चारों कंडीशन अच्छे हैं, दे विल प्रमोट मड फ्लो। Next question 29. Which of the following soils have the lower horizon occupied by कंकर layer? लोअर हॉरिजॉन मतलब लोअर लेयर सॉइल का, कंकर से कहाँ पे ऑक्यूपाइड रहता है? तो ये रहता है अरिड सॉइल में रहता है कंकर लेयर, याद रखना। नेक्स्ट 30, रिगार्डिंग ब्लैक फंगस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, ब्लैक फंगस, स्टेटमेंट डी पढ़ो। एंटीबायोटिक्स आर यूज एक्सटेंसिवली एज ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने यूज होते हैं, नॉट फंगल। और जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये फंगल है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ इंटीरियर? अर्थ के इंटीरियर का स्टडी करना है और डायरेक्ट सोर्स पूछा है। अर्थ को डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? कोई बता मुझको, अर्थ को क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट में, डायरेक्ट अर्थ के अंदर का मटेरियल लेके स्टडी करने को डायरेक्ट कहते हैं। अर्थक्वेक में कोई मटेरियल थोड़ी बाहर आता है, बस हम पी वेव एस वेव से पता करते हैं। ओके, ये इनडायरेक्ट है। वोल्केनिक इरप्शन, अंदर का मटेरियल बाहर आ रहा है तो उसको स्टडी करके हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी कर सकते हैं, सो इट इज डायरेक्ट। रॉक ऑब्टेन फ्रॉम माइंस, तो ये भी है। और मेटियोर्स, मेटियोर्स तो बाहर से एक्स्ट्रा सेलिस्टेशियल ऑब्जेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स रहेगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मीटियोर मीटियोर भी सर उसमें इंक्लूडेड है, तो जो मटेरियल वो वोल्केनिक इरेप्शन जैसा ही रहता है पूरा। हाँ, ये अर्थ लाइक मटेरियल रहता है, पर हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि अर्थ के इंटीरियर में यही है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्टली अगर आप अर्थ का ही मटेरियल स्टडी कर रहे हैं ना, उसको डायरेक्ट सोर्स कहते हैं। ओके। नेक्स्ट 32, ग्रेविटी एनामोली। दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत बार करेक्ट। कुछ एक्सप्लेनेशन की उतना जरूरत नहीं है, बस आप रीड कर लो इसको एक बार। ये जो डिफरेंस रहता है मेजर्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये इसलिए रहता है क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर सरफेस है, डेंसिटी वहां पे यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंसेस आते हैं, इसलिए क्या होता है, ये ग्रेविटी अनोमली होती है। 33, ओके, इंडस रिवर के बारे में पूछा है। इट पासेस थ्रू जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल। इंडस रिवर बोला है, इंडस सिस्टम नहीं, इंडस रिवर, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल से नहीं। इट हैज 5 ट्रिब्यूटरीज ओनली विच आर कलेक्टिवली नोन एज पंजनाब। ऐसा नहीं, ये पंजनाब तो है, साथ में दूसरे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं उसके। ओके, ये तो 5 बड़े रिवर्स हैं। इंडस इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, ये सही है, तो इसका आंसर आएगा 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन ओरिजिनेट ऑन लैंड और सी, बराबर, और जो ट्रॉपिकल रहते हैं दे ओरिजिनेट ओनली ऑन सी। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली मूव इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। ठीक है। थर्ड, पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। याद रखना, ओशन करंट का याद रखो, ओशन करंट कैसे फ्लो होते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं नॉर्थ में, तो उसका उल्टा रहता है साइक्लोन्स का, वो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ओके। 35, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा है। इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 20% ऑफ बायोडीजल बाय 2030। बायोडीजल 5% करना है और जो इथेनॉल है जो पेट्रोल में करते हैं वो 20% है। ओके, यहाँ पे बायोडीजल दिया है, नॉट बायोडीजल। ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इज बीइंग promoted बिकॉज बायोडीजल इज रैपिडली बायोडिग्रेडेबल एंड कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक। तो ये एक्सट्रीम है, कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक मतलब ऐसा तो नहीं रह सकता, टॉक्सिसिटी कुछ ना कुछ तो भी रहेंगी, बट आंसर की के हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, पर टॉक्सिसिटी कुछ तो भी रहेगा ही। ओके, कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो ऐसा आंसर इसका आना चाहिए नेदर वन नॉट टू, बट की में दिया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूटी, तो पूछा है डिसकंटिन्यूटीज फॉर्म सिस्मिक बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी जो है उसका नाम क्या है। अर्थ का इंटीरियर हमको पता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में दो रहते हैं, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक। मेंटल में आउटर मेंटल, इनर मेंटल। कोर में आउटर कोर, इनर कोर। तो ये बाउंड्रीज रहते हैं इन सब के बीच में। तो इसका न्यूमोनिक है सीएम आर गुड लीडर्स। सीएम्स आर गुड लीडर। तो ये डायग्राम से समझ में आएगा आपको। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में कॉनराड रहती है और क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसने यही पूछा है हमको, मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ओके। 37, which of the statements are correct? The point where the energy is released during the earthquake is called epicenter. उसको एपीसेंटर नहीं कहते, जहां से एनर्जी रिलीज हो रही है उसको फोकस कहते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। और इसके ऊपर का एग्जैक्ट ऊपर का जो अर्थ का पॉइंट रहता है उसको कहते हैं हम एपीसेंटर। एपीसेंटर पे एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी तो रिलीज होंगी फोकस पे। सेकंड, सुनामी वुड ऑकर ओनली इफ एपीसेंटर ऑफ ट्रेमर इज बिलो ओशनिक वाटर। ओके, ऑकर ओनली इफ एपीसेंटर ऑफ ट्रेमर इज बिलो ओशनिक वाटर, ये सही है। अर्थक्वेक अगर आ रहा है ओशनिक वाटर के बिलो तब सुनामी आएगा। ओके, इसके डायग्राम बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ये अर्थक्वेक, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है अर्थक्वेक का। यहाँ पे सेंटर कहते हैं इसको, या फोकस कहते हैं। इसके ऊपर का जो पॉइंट है उसको एपीसेंटर करते हैं, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ओके, अब इसके बाद अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिगार्डिंग नेबुलर हाइपोथेसिस। जो सन हमारी सोलर सिस्टम तैयार हो गई, सन पहले क्या था, यूथफुल स्टेज में था, यूथफुल गैसियस क्लाउड था, और उससे क्या हो गया बाद में छोटे छोटे क्लाउड स्प्लिट हो गए और प्लैनेट बन गए, उसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इमैनुअल कांट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस थ्योरी, ये भी करेक्ट है।
Okay, both the statement are correct. 39. National Program for Advanced Chemistry Cell battery storage was approved. In this context, consider the following statement. तो इसमें क्या बोल रहा है ये? Chemistry cell new and renewable. It is expected to boost adoption. स्टेटमेंट वन में मिनिस्ट्री गलत दिया है. मिनिस्ट्री यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जनरली लेड बाय या मिनिस्ट्री जनरली रॉन्ग रहते हैं. ओके, पर प्रोवाइडेड दैट आपका दूसरा स्टेटमेंट सही रहना चाहिए. ओके, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं. सेकंड को राइट करके फर्स्ट को रॉन्ग कर सकते हैं. ओके, पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा रॉन्ग रहे, पर अक्सर क्या रहता है, रॉन्ग रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कोई एक रीजन है पर्टिकुलर, उसके बारे में बोले कौन सा रीजन डिस्क्राइब किया हुआ है. Have a black landscape occasionally broken by precipitous slopes. There is general absence of surface drainage. Surface water goes underground. तो ऐसा होता है कास्ट रीजन में, क्योंकि कास्ट रीजन में क्या होता है, रॉक्स के मिनरल्स पानी में पिघल जाते हैं और सरफेस अंडरग्राउंड हो जाता है. याद रखिए. 41. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. द जनरल डायरेक्शन ऑफ दिस रेंजेस. अच्छा, कोई एक माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा है. दार्जिलिंग, उत्तराखंड, अरुणाचल और कश्मीर. जनरल डायरेक्शन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. These ranges are dissected by the fast flowing rivers that are perennial with the high rate of fall and thus having highest hydroelectric power. These are the inhabited by numerous ethnic tribal communities, most of which practice zoning. तो नॉर्थ ईस्ट की कोई ट्राइबल रेंज की बात कर रहा है. ओके, इसका आंसर आएगा अरुणाचल हिमालय. अरुणाचल आएंगे इसका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोग्राफिक फीचर और हिमालय दोनों को मैच द पेयर करना है. करेवा फॉर्मेशन, जिसको सैफ्रॉन कल्टीवेशन कहते हैं, ये कश्मीर में होता है. डून फॉर्मेशन, उत्तराखंड, हिमालय, देहरादून वगैरह, ये काम पे कौन से दो बीच में रहते हैं, हिमालय और लेसर हिमालय दोनों के बीच में डून रहते हैं, और डून वैलीज कहते हैं. डुएर फॉर्मेशन, डुएर क्या रहता है, ये हिमालयन हिमालय के पास रहते हैं. ये भी मतलब फ्लड प्लेन्स रहते हैं, नेचुरल फ्लड प्लेन. डुएर ऊपर दिया देखो, इसकी डेफिनेशन. डुएर क्या रहता है, alluvial flood plains in the easternmost region India, south of foothills of Himalaya and north of Brahmaputra river basin. Okay, उसको डुएर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेनली. ओके, नेक्स्ट 43 रिगार्डिंग जियोस्ट्रॉफिक विंड. तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, इट इज द विंड दैट ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स व्हाइल द कोरोलिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. आइसोबार क्या रहता है, कोई बताओ मुझको. हाँ, ऐसे पॉइंट जहां पर प्रेशर क्या है, सेम है. ओके, और विंड कैसे ब्लो होते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और कोरोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स एक्ट होता है. अब देखो एक डायग्राम में बताता हूं आपको. ये देखो अर्थ, ये अपने अर्थ के विंड बेल्ट हैं, प्रेशर बेल्ट. ओके, और इसमें देखो होना क्या चाहिए, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर है. विंड ऐसा फ्लो होना चाहिए, बट विंड्स ऐसा फ्लो नहीं होते. वो कैसे होते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट होते हैं. ये किस लिए हो रहा है, ये ड्यू टू कोरिलिस फोर्स. अर्थ के कोरोलिस रोटेशन की वजह से ये ऐसा शिफ्ट आ जाता है. तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है और कोरोलिस फोर्स है, दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो ऐसे केस में जो विंड ब्लो होते हैं, दे ब्लो पैरेलल टू आइसोबार. मतलब ये विंड कैसे ब्लो होंगे, ऐसे जब कोरोलिस फोर्स इक्वल हो जाता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है. तो
जो विंड प्रेशर ग्रेडियंट को पैरेलल में ये ब्लो होते हैं, आइसोबार को पैरेलल में ब्लो होते हैं विंड्स। ये स्पेशल टाइप के विंड है और इनको हम क्या कहते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये एनसीईआरटी में दिया है, जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। ओके, याद रखना। वही पूछा है, आंसर ए आएगा इसका। 43, एक रिपोर्ट है और किसने पब्लिश किया पूछ रहा, नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। ओके, ये IUCN का रिपोर्ट है। हाँ हाँ बोलो। सर अगर आप रोजा होंगे तो बाद में ले लीजिए सर, आप 1.5 घंटे से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेरे को जहाँ पे लगा थोड़ा सा एक्सीड हो रहे तो मैं रुक जाऊंगा। ओके, क्योंकि अभी आधा पेपर बाकी है। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, 50 तक करके अपन रुक जा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी 50 तक करके रुक जाएंगे, 50 कल ले लेंगे, कल या शाम में मैं बता दूंगा आपको टाइमिंग। ठीक है, वैसा कर लेते हैं। जी। गुड गुड, ठीक है। एक रिपोर्ट दिया है, अब ये सारे रिपोर्ट याद करते नहीं बैठना रहता है, बस क्या करो, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, नेचर इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट कंजर्वेशन, ऑप्शन में, या फिर थोड़ा सा तो वही लॉजिक लगाना रहता है ऑन द स्पॉट। तो नेचर इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन, तो आंसर आएगा बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ऐसे रिपोर्ट ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है, ये ऐसे याद नहीं करते बैठना। रिपोर्ट बस हमको किसके याद रखना है, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, WHO, इतने लोगों की रिपोर्ट हमको याद करना रहता, बाकी के जरूरत नहीं। Regarding with reference to gorges, consider the following. Gorge are formed during the cycle of erosion. Okay, gorge ये फॉर्म हो रही है बोलते हैं यूथफुल स्टेज में, बराबर है। जब पहाड़ से जब रिवर आती है ना, तब उसकी स्पीड भी ज्यादा रहती है और ये पहाड़ को कट करती है। ओके, इसलिए गॉर्जेस फॉर्म होते हैं। गॉर्ज और कैनन देखो दोनों चीजें हैं। गॉर्ज में कैसा है, गॉर्ज जी शेप रहती है, जी मतलब जी से याद रखो, यू शेप याद रखो, यू आपका प्याला जो रहता है ग्लास, ऐसे शेप में। यूनिफॉर्म विड्थ रहती है गॉर्ज की। ओके, क्योंकि दोनों साइड से हार्ड रॉक रहता है। ओके, लेकिन नहीं रहता में वाई है, तो वाई से याद रखना, वाई शेप। कैनन में क्या रहेगा, माउथ आपका ब्रॉड रहेगा और बॉटम नैरो रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि टॉप पे आपका सॉफ्ट रॉक है और बॉटम पे हार्ड रॉक है। ठीक है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैनन ये रहती है, एक्सटेंडेड रहती है, माउथ उसका वाइड रहता है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों भी सही है। ओके, गॉर्ज और कैनन डिफरेंस याद रखना, ये यूथफुल स्टेज में रिवर के तैयार होते हैं। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विंड्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्वेस्टर? नॉर्वेस्टर क्या रहता है ये पूछ रहे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वायलेंट थंडरस्टॉर्म दैट अकर ड्यूरिंग समर सीजन इन बंगाल रीजन। ओके, ये समर सीजन में आते हैं बंगाल रीजन में। ओके, नॉर्वेस्टर, स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड, ये लोकल विंड्स के थोड़ा सा नाम याद रख लो, नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, लू, मैंगो शावर। ओके, कहां पर आते हैं और कब आते हैं। 47, मंगोलियन कांजूर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए, ये कांजूर वगैरह, ये जो मंगोलियन कांजूर है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं इसको। ओके, 48, which of the following islands are located in Mediterranean? इबीजा, जिसको बेलारिक आइलैंड कहते हैं, क्रीट और साइप्रस। साइप्रस तो हमको पता है, बेलारिक के स्पेन के पास है, और क्रीट, मैप देखो, मैप से समझ में आएगा। अब देखो, ये बेलारिक आइलैंड ये स्पेन के पास है। ओके, और यहाँ पे ये माल्टा, क्रीट यहाँ पर है ग्रीस के नीचे, और यहाँ पर ये साइप्रस आइलैंड। ओके, तुर्की के नीचे साइप्रस आइलैंड। ओके, साइप्रस का ओल्ड नाम था कब्रुस। ओके, ये ग्रीस और तुर्की दोनों में डिवाइडेड है, और ये खुद इंडिपेंडेंट कंट्री है साइप्रस। ओके,
Next question, 49. With reference to Indian desert, the Great Indian Desert lies northeast of Aravalli Hills. तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरोली हिल्स है बोल रहे हैं। तो इंडियन डेजर्ट कहाँ पे आएगा? अरोली के वेस्ट में आएगा ना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, वेस्ट में आएगा। मशरूम रॉक्स आर वेल प्रोनाउंस्ड लैंड फीचर ऑफ इंडियन डेजर्ट। मशरूम रॉक, जिसको मशरूम शेप में रॉक रहता है, हमको पता है। ओके, तो ये डेजर्ट का ही फीचर है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पर डायग्राम है, देखो मशरूम रॉक, आपको समझ में आएगा। तो उस टाइप में रहता है, नीचे ज्यादा इरोजन होता है, क्योंकि जो विंड जब फ्लो होते हैं ना, तो हेवी सैंड पार्टिकल्स जो वो कैरी करते हैं तो बॉटम पे रहते हैं, इसलिए वहां पे इरोजन ज्यादा होता है। ऊपर पे लाइट पार्टिकल रहते हैं तो इरोजन कम होता है। बाकी है जेहुजेन, यारदांग, याद रखना। जेहुजेन को कैसे याद रखेंगे? जेड शेप याद रखो, जेड में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे? लेयर्स रहेंगे जेहुजेन में, हार्ड और सॉफ्ट रॉक के। ऊपर हार्ड रॉक रहता है, नीचे सॉफ्ट रॉक रहता है जेहुजेन। यारदंग भी ऐसा ही रहता है, पर यारदंग में क्या रहता है? ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक रहते हैं ये पैरेलल रहते हैं। वाई मतलब देखो, वर्टिकल लेयर रहेंगे ये, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पैरेलल रहते हैं, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहते हैं। ओके, तो ये था डेजर्ट के लैंडफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 50, द टोटल फॉरेस्ट कवर इज जस्ट ओवर 1/5 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। आपको पता है इंडिया में कितना है फॉरेस्ट कवर? 24% कुछ है। 1/5 मतलब 20 होता है, तो 1/5 से ज्यादा है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज द एरिया notified and recorded as the forest land irrespective of existence of trees। और दूसरा है फॉरेस्ट एरिया इज एरिया ऑक्यूपाइड बाय फॉरेस्ट विथ कैनोपी। देखो 2 और 3 में कुछ थोड़ा सा दिख रहा है क्या? अल्टर किया है क्या उन्होंने? एक्चुअल फॉरेस्ट क्या रहना चाहिए? जहां पर एक्चुअल कैनोपी जितना है उसका एक्चुअल फॉरेस्ट रहना चाहिए, और रिकॉर्डेड और फॉरेस्ट एरिया में वो आएगा नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री। तो उसने स्वैप किया है। स्वैपिंग कंपैरिजन करना सीखो, वो सीख गए तो आपके 3-4 क्वेश्चन इजीली टैकल हो सकते हैं। फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, नीचे वो बोल रहा है नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, तो एक राइट है, तो आंसर आएगा हमारा 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से हम 50 क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए हैं। कल वाले 50 क्वेश्चंस हम कल ले लेंगे। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? 41 सर, 41 क्वेश्चन। 41। ओके, फोर्टी वन। हाँ देखो, यहाँ पे क्या डाउट है आपको? देखो क्या हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बोला गया, तो सर उससे मेरे को टीरी डैम आया सर, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होती है। उत्तराखंड का ही कौन सा डैम है डैम? टीरी डैम। टीरी डैम टेरी सर, डैम, टीरी डैम। हाँ। ओके ओके ओके, देखो ये क्या बोल रहा है? पहली बात, हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। सबसे ज्यादा पावर पोटेंशियल है, मतलब भले ही डैम नहीं हो लेकिन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे हिली रीजन है और रिवर का स्टीप स्लोप है, तो पोटेंशियल पूछा है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। दूसरी बात, दूसरे स्टेटमेंट में देखो, डायरेक्शन ऑफ हिमालयन रेंजेस साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ओके, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्रॉस शेप में है। ओके, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो ये अपना कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल में है। और तीसरी बात, ये क्या बोला है? लास्ट स्टेटमेंट याद रखो, जूमिंग। दे आर इनहेबिटेड बाय न्यूमरस इथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज, मोस्ट ऑफ विच प्रैक्टिस जूमिंग। जूमिंग कहाँ का नाम है? जूम कल्टीवेशन। कहाँ पे होता है जूम कल्टीवेशन? कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्ट में होता है, हाँ। तो इसलिए इसका आंसर आएगा अरुणाचल। एक स्टेटमेंट पे हमको जज नहीं करना है, अगर डाउट है एक स्टेटमेंट ऐसे सिमिलर, दूसरे स्टेटमेंट भी कंपेयर करो, फिर आपको आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू सर। ठीक है, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे।
कल ये टाइम पे करेंगे कंटिन्यू, टाइम मैं सजेस्ट करता हूँ आपको।